गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सर एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, इंडियन मानसून सिस्टम। तो समझेंगे इंडियन मानसून है क्या, मानसून एज ए फिनोमेना क्या है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इंडियन मानसून का अराइवल जून से सितंबर तक होता है। एक इंडिया में जून से सितंबर मानसून पीरियड कहा जाता है। तो मानसून सिस्टम डेवलप कैसे होता है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस चीज़ पे हम लोग लाइट डालेंगे। पहले चीज़ तो यह जानना ज़रूरी है कि मानसून एक बहुत एक यूनिक वेदर पैटर्न है या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो इंडियन ओशन रीजन पे प्रिवेल करती है। मानसून इंडियन ओशन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का यूनिक जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है। और भी जगहों पर मानसून जैसे फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं, बट ट्रू मानसून केवल इंडियन ओशन पे एग्जिस्ट करता है। मानसून जैसे वेदर पैटर्न तो और जगह पर डेवलप हो जाते हैं, लेकिन द वेरी वाइड एक्सपेंस ऑफ ओशन, जो इंडियन ओशन और इंडियन ओशन रीजन जितना उसका वाइड एक्सपेंस है, फिर एक टोपोग्राफिक बैरियर के फॉर्म में हिमालय का होना और लोकल जोग्राफीज़ बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं जो मानसून का डायनेमिक्स है। तो हम लोग समझेंगे कि मानसून है क्या, मानसून का कंसेप्ट कैसे डेवलप। बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज़ में लाई करती है कि मानसून न तो फुल्ली एक ट्रॉपिकल फिनोमेना है और न टेम्परेट फिनोमेना है समवॉट, क्योंकि जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं मानसून को वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मानसून को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स वो केवल एटमॉस्फेरिक ना होकर कुछ फैक्टर लाइक टोपोग्राफी, हिमालय और तिब्बत का प्लेटू, ऐसे न्यूमरस फैक्टर्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड, एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक के बियॉन्ड फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए मानसून बहुत कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम हो जाता है। तो इसको समझना भी अपने आप में एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस रहा है ज्योग्राफी की हिस्ट्री में। शुरुआत में इसको कुछ और समझा गया लाइक लैंड एंड सी बीच के फॉर्म में, उसके आनवर्ड इसको समझा गया ITCZ के कंसेप्ट से। लेटर ऑन थेरीज ऑफ हिमालय, तिब्बत प्लेटू का हीटिंग और कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न, एल नीनो और इंडियन डाइपोल मोमेंट, ये सब भी इसे इन्फ्लुएंस करते गए। तो इसलिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, क्योंकि इसको मल्टीपल वेदर और मल्टीपल एटमॉस्फेरिक एंड नॉन एटमॉस्फेरिक फैक्टर इम्पैक्ट डालते हैं मानसून सिस्टम को। एटमॉस्फेरिक फैक्टर तो ये विंड का पैटर्न, टेम्परेचर, प्रेशर, इस चीज़ तो है। अगर हम नॉन एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो लाइक इतना वाइड एक्सपेंस ऑफ ओशन हो जाता है। इसके अलावा जो हिमालय की पोजीशन हो गई, स्टैंडिंग ऑफ हिमालय हो गया, तिब्बत प्लेटू की हीटिंग हो गई है, ये कुछ टोपोग्राफिक फीचर्स हैं जो मानसून के डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो लेट्स बिगिन कि मानसून क्या होता है, पॉइंट वाइज समझते हैं। अगर हम मानसून के एलिमेंट्री नॉलेज की बात करें तो मानसून एक अरबिक टर्म मौसम से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सीज़न। और मानसून इन सिंपल टर्म क्या है कि एक सीजनल रिवर्सल है जो इंडियन ओशन के ऊपर देखा जाता है। तो इंडियन ओशन अगर रीजन की बात करते हैं और स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो सर्टेन पीरियड में लाइक जून से सितंबर में हमें साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आती हुई विंड पैटर्न दिखाई देती है। और सिमिलरली अगर हम लोग विंटर की बात करते हैं तो विंटर में विंड का रिवर्सल हो जाता है और वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आने लगती है। तो इस प्रकार से एक सीजनल विंड पैटर्न का रिवर्सल है और जो बहुत सिग्निफिकेंटली और वाइड स्प्रेड होता है स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में। इसलिए कहा जाता है कि मानसून एज ए वेदर पैटर्न, एज ए सीजनल वेदर पैटर्न जितना प्रोमिनेंटली और डिस्टिंक्टली इंडियन ओशन में पाया जाता है उतना शायद और जगह पर नहीं पाया जाता है। इसलिए और जगह पर पाए जाने वाले मानसून को सीडो मानसून कहा जाता है। तो इस फिनोमेना को सबसे पहले आइडेंटिफाई तो किया था हिपालस ने। हिपालस एक ग्रीक जोग्राफर था, लगभग 44 से 47 AD के अराउंड उसने इस फिनोमेना को लाइक आइडेंटिफाई किया था कि इंडियन ओशन सिस्टम में ऐसा कुछ वेदर पैटर्न होता है। लेकिन इन ट्रू सेंस में ये कुछ अरब जोग्राफर जैसे कि अल मसूदी, अल बरूनी, इन लोगों ने आइडेंटिफाई, क्योंकि ये लोग बड़े एक्सप्लोरर्स थे और दुनिया की खोज में जब निकले, शुरुआत तो अरब जोग्राफर्स ने किया। तो और उस टाइम में लाइक एंसेंट टाइम में और अर्ली मेडिवल टाइम में इंडियन ओशन सिस्टम एक
स्ट्रांग ट्रेडिंग सिस्टम था, जहाँ पर हवाओं की दिशा को देख कर ही ट्रेड किया जाता था। लाइक अगर अफ्रीका कोस्ट से इंडिया कोस्ट की तरफ विंड पैटर्न को ही, अगर हम विंड पैटर्न को ही देखकर 6-6 महीने के अंतराल पर जो विंड पैटर्न चेंज हुआ करता था, उसी विंड पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग किया जाता था। जो नाव हुआ करते थे, जो बोट्स हुआ करती थी, जो शिप्स हुआ करते थे, जो लाइक कार्गो कैरी किया करते थे, तो वो विंड का पैटर्न किधर है उसी को फॉलो करते थे। अगर इंडिया से अफ्रीका या अरब साइड में आना है, या फिर अरब या अफ्रीका से इंडिया साइड में जाना है, तो लाइक जो मानसून का पैटर्न है उसी पैटर्न को ये लोग फॉलो करते थे। इसलिए ही अल मसूदी और कंटेम्प्रेरी इंडियन जोग्राफर्स जितने भी थे अर्ली मिडल टाइम में, उसे भी ऐसा कुछ विंड पैटर्न की बात करते हैं। बाद में क्या होता है कि विद द यूरोपियन अराइवल ऑफ यूरोपियन के अराइवल के बाद से इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज़, ये सब जब आए तो उन्होंने और कम्प्रिहेंसिवली इंडियन ओशन में एग्जिस्टिंग मानसून के विंड पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, उस पर रिसर्चेस किए। तो अगर हम लोग समझें कि मानसून है क्या, मानसून को डिफ़ाइन करने की कई थ्योरीज आई। शुरुआत में जब हमको इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का आइडिया नहीं था तो हम बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते गए। उसके बाद धीरे धीरे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करते गए, क्योंकि मानसून एक ऐसा वेदर पैटर्न है या वेदर सिस्टम है जिसको जो प्रिडिक्टेबल नहीं है। आप और भी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अ सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है मानसून वेदर पैटर्न की, वेदर सिस्टम की, लेकिन मानसून में वो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि इसका जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके कारण। तो कुछ ट्रेडिशनल थ्योरी थी, जैसे दो सेट ऑफ थ्योरीज हैं, एक तो ट्रेडिशनल थ्योरीज, दूसरी मॉडर्न थ्योरीज। तो ट्रेडिशनल थ्योरी में पहली थ्योरी थी हेली बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाते हैं कि मानसून है क्या। इनका ये मानना था कि मानसून कुछ नहीं है, ये एक थर्मल इम्पैक्ट है। थर्मल इम्पैक्ट क्या है कि इनका ये मानना था कि मानसून लैंड और सी ब्रिजेज हैं। लैंड और सी ब्रिज, जोग्राफिक कंसेप्ट में लैंड और सी ब्रिज क्या होता है ब्रीफली समझते हैं। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का ये है कि हम इस मैप से देखते हैं। इनका ये मानना था कि गर्मी के टाइम में जब मीन्स जून, क्योंकि 21 जून को ये होता है कि सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्टिकल होता है, स्पेशली ये कैंसर पे कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो फिर क्या होता है उत्तरी अक्षांश की हीटिंग अच्छे से होती है। और हम जानते हैं कि जो लैंड पोर्शन होता है, लैंड पोर्शन काफ़ी तेज़ी से हीट हो जाता है, और ओशन पोर्शन क्या होता है कि उसकी तुलना में धीरे धीरे हीट होता है। जब लैंड पोर्शन ज़्यादा हीट हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि जब जहाँ लो टेम्परेचर जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर लैंड हीटिंग ज़्यादा होती है जून में या समर टाइम में। तो लैंड हीटिंग ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जहाँ पर लैंड हीटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसकी और तुलनात्मक रूप में, क्योंकि ओशन धीरे धीरे गर्म होते हैं, इसलिए ओशन पे तुलनात्मक रूप से क्या होता है कि लो टेम्परेचर होता है, इसलिए हाई प्रेशर डेवलप होता है। और विंड जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। ये भूगोल का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांतिक रूप से देखा जाए, चूँकि ओशंस कम गर्म है और लैंड ज़्यादा गर्म है, तो ओशन कम गर्म होने के कारण यहाँ पर लो तापमान है, लो तापमान के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब है। और जबकि लैंड जो है ज़्यादा गर्म हुआ है, और ज़्यादा गर्म होने से क्या होता है कि वहाँ निम्न वायुदाब डेवलप हो जाता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएँ बहती हैं। तो हवाएँ समुद्र से, गर्मी के टाइम में हवाएँ समुद्र से लैंड की तरफ बहती हैं। इसलिए इस प्रकार से ये जो ब्रीज बनी, इस विंड को बोला जाता है कि सी ब्रीज, क्योंकि ये सी की तरफ से आ रही है। और इसके रिवर्स उन्होंने बताया हेली कि इसी के रिवर्स में ठंडी में होता है। ठंडी में चूँकि गर्मी में पर्याप्त रूप से ओशन गर्म हो जाता है, जैसे जैसे सूरज का दक्षिणायन होता है, मीन्स दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, तो ये देखने को मिलता है कि लैंड तेज़ी से ठंडे होते हैं, जबकि जो ओशंस हैं वो अब भी गर्म रहते हैं। तो ठंडी के टाइम में ये देखा जाता है कि ओशन में क्या होता है कि वो गर्म होते हैं और लैंड काफ़ी ठंडा हो जाता है। लैंड ठंडा होने के कारण क्या होता है, यहाँ उच्च वायु डेवलप हो जाता है, और ओशन अब भी उसके तुलनात्मक रूप से गर्म रहते हैं, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाता है। तो ऐसे केस में हवाएं जो होती हैं लैंड से ओशन की तरफ बहती हैं। तो लैंड से ओशन की तरफ बहने वाली ओशियानिक ब्रिज को क्या कहता है, जो लैंड से ओशन की तरफ बहने वाली ब्रिज को लैंड ब्रिज कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनका ये मानना था कि मानसून कुछ नहीं है। मानसून क्या है, समर के टाइम में एक सी ब्रिज है, समर के टाइम में एक सी ब्रिज है, इसमें हवाएं समुद्र से लैंड की तरफ बहती हैं, और ठंडी के टाइम में ये एक लैंड ब्रिज हो जाता है, जहाँ पर हवाएं लैंड से
समुद्र की तरफ बहती हैं। जब हवाएं समुद्र से, मेन मानसून वही है जब हवाएं सी ब्रीज होती हैं, तो वो इंडियन ओशन सिस्टम से हवाएं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जाती हैं और जो अवरोध पड़ते हैं उन्हीं अवरोध के साथ सहारे अच्छी खासी बारिश कराती हैं। तो ये ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस थी हेली का। बस हेली का सिंपल से मानना था कि जो इंडियन ओशन सिस्टम में इतना लैंड एंड ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अनइवन है, और चूंकि हीटिंग होती है जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है तो लैंड ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, उसकी तुलना में ओशन कम गर्म होते हैं, इसलिए लैंड पे निम्न वायुदाब और ओशन पे उच्च वायुदाब, हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब पर बहती हैं। इन्हें सी ब्रिज इन्होंने कहा, वही सी ब्रिज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे इंडिया में मानसून आता है। अगला फैक्टर की बात किया था फॉन ने ITCZ की बात किया। उनका ये मानना है कि पूरे अर्थ पे क्या होता है, जहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड मिलती हैं और साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड मिलती हैं, तो उस एरिया को कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, ऐसे अभिसरण की पेटी कहा जाता है। तो जो अभिसरण पेटियाँ होती हैं वो निम्न वायुदाब वाली क्षेत्र होती हैं। ये जो अभिसरण पेटी है यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटियाँ हैं। जहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, जहाँ पर हवाएं मिलती हैं, उन जगहों पर क्या होता है कि जब हवाएं दो स्थानों से आकर मिलती हैं, मान ली कि ये है हवाएं यहाँ पर आके मिल रही हैं, तो हवाएं मिलने के बाद ऊपर उड़ती हैं, संघनन होता है और वर्षण होता है। जितने वायुदाब वाले क्षेत्र होते हैं तो वहाँ देखा जाता है कि वहाँ पर रैनफॉल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। और एक चीज़ और है कि जो ITCZ है, ITCZ फिक्स नहीं होता है इक्वेटर पे, रादर क्या होता है सन के उत्तरायण के साथ, मीन्स जब वो सर्द का नॉर्थवर्ड माइग्रेशन होता है तो ये क्या होता है कि ये इंडियन ओशन तक आ जाते हैं, इंडियन ओशन के में ऊपर तक जाते हैं और इंडिया के ऊपर चले जाते हैं, तो इसे बोला जाता है नॉर्थ ITCZ बोलते हैं। जब ये ITCZ इंडिया के ऊपर पहुंच जाता है सन के उत्तरायण के साथ, मीन्स 21 जून को ये कुछ 22 डिग्री नॉर्थ, मतलब गंगा के मैदान के आसपास ये पाया जाता है। तो इस जगह पर क्या होता है कि साउथ हेमिस्फीयर से आने वाली जो ट्रेड विंड हैं वो इक्वेटर क्रॉस करके यहीं पर आके मिलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये ITCZ ऐसा एरिया होता है जहाँ पर दोनों प्रकार की विंडें, दोनों नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस जोन जो कभी इक्वेटर पर हुआ करता था, 21 सितंबर और 23 मार्च को इक्वेटर पर होता था, वो गर्मी में इंडिया को ऊपर हो जाता है। जब इंडिया को ऊपर हो जाता है तो हवाएं देखिए, ये हवाएं जो आने वाली हवाएं हैं ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं। इस कारण क्या होता है कि इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो ये गर्मी का टाइम है, 21 जून जो है वो गर्मी का टाइम है। इसके विपरीत अगर हम ठंडी की बात करें तो ठंडी में टाइम में क्या होता है कि जो ITCZ होता है, क्योंकि सन का दक्षिणायन होता है तो ITCZ कुछ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाता है, 22 डिग्री साउथ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाता है। इस केस में क्या होता है, हवाएं जो ट्रेड विंड इंडिया के ऊपर से उगाती हैं वो पूरा का पूरा आती हैं और इक्वेटर तक आती हैं। इक्वेटर क्रॉस करने के बाद वो फेरल्स लॉ फॉलो करते हुए ये जो बेंड हो रही हैं ट्रेड विंड, उत्तरी हेमिस्फीयर वाली जो ट्रेड विंड बेंड हो रही हैं, ये कोरियालिस इफेक्ट के कारण होता है। तो वो बेंड हो जाती हैं और हवाएं यहाँ पर जाती हैं, तो यहाँ पर मानसून जैसा सिचुएशन बनता है। यहाँ से तो हवाएं इसमें इंडिया के ऊपर कैसे बढ़ रही हैं, इंडिया के ऊपर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आती दिखाई दे रही हैं। जबकि हम लोग देखिए, जबकि गर्मी के टाइम में क्या होता है, गर्मी के टाइम में हवाएं जो चलती हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चलती थी, क्योंकि साउथ वाइट जो विंड है वो आके क्रॉस करती हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ITCZ के इम्पैक्ट के बारे में बताया कि क्या पड़ता है ITCZ का इम्पैक्ट। तो ITCZ भी एक थ्योरी थी जिसे फॉन ने दिया। तो फॉन का ये मानना था कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है कि जब साउथ से आने वाली ITCZ जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो इक्वेटर पे आकर टर्न होती हैं या बेंड होती हैं, ताकि ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आया हुआ ITCZ है वहाँ तक पहुँच सकें। तो साउथ वेस्ट मानसून समर में होता है, ITCZ नॉर्थ इंडिया में प्रिवेल करता है इस सिचुएशन में, और जो साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड होती हैं वो इक्वेटर क्रॉस करके इस ITCZ को पहुँचना चाहती हैं। तो ये क्यों बेंड करती हैं, क्योंकि ये कोरियालिस इफेक्ट होता है, और ऐसी चीज़ को इस साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में कहा जाता है। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट, जैसे देख सकते हैं
कि ये साउथ वेस्ट मानसून ITC यहाँ पर है और ये हवाएं जो आ रही हैं साउथ हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड वो बेंड करके इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून लाती हैं। जबकि विंटर के टाइम में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है इसे, क्योंकि विंटर के टाइम में ITC यहाँ पर आ गया। तो ITC यहाँ पर आ गया तो हवाएँ जो ट्रेड विंड हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर वाली वो आएंगी इक्वेटर पे, फिर बेंड होंगी साउथ में जाएंगी। तो इस प्रकार से जो मानसून आता है, इनका ये मानना है कि जो मानसून आता है, मानसून पहला तो उन्होंने थर्मल हीटिंग और हीटिंग की बात किया था हेली ने। इन्होंने फॉन ने एक ITC जेट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया मानसून को समझने के लिए। और इसके बाद अगर हम लोग अगली थ्योरी की बात करें तो अगली थ्योरी और मॉडर्न थ्योरीज हैं और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं जो मानसून को डिफाइन करती हैं। तो ये जेट स्ट्रीम थ्योरी है। पहले थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं जेट स्ट्रीम होता क्या है। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विंड होता है, विंड जो होते हैं वो सरफेस पे चलते हैं। तो सरफेस में क्या होता है कि एक तो ट्रेड विंड होती हैं, दूसरी चीज़ वेस्टर्लीज होती हैं, तीसरी पोलर विंड होती हैं। तो 3 विंड होती हैं। एक जो 30 डिग्री से 0 डिग्री तक आती हैं, उत्तरी अक्षांश की बात, अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इन्हें ट्रेड विंड कहा जाता है। और 30 डिग्री से जो 60 डिग्री तक जाती हैं और वो वेस्ट से निकलती हैं, और ये वेस्ट से निकलती हैं और ईस्ट की तरफ जाती हैं, इन्हें वेस्टर्लीज कहा जाता है। और तीसरी पोलर विंड्स होती हैं जो पोल से साउथ में आती हैं, 60 डिग्री तक पोलर विंड होता है। तो ये सरफेस पर चलने वाली विंड है। इसी के विपरीत अपर एटमॉस्फेयर में भी विंड बहती हैं जिन्हें वेस्टर्लीज कहा ही जाता है। और ऐसे पूरे इक्वेटर से लेकर पोल तक हवाएं अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, केवल वेस्ट से ईस्ट बहती हैं। इन्हीं के बीच बीच में दो स्ट्रांग हवाएं बहती हैं मतलब अपर एटमॉस्फेयर में। ऊपरी एटमॉस्फेयर में जो होता है कि बहुत स्ट्रांग बीम होती हैं हवाओं की बहती हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहता है। जो साउथ वाली होती है इन्हें बोलता है सब ट्रॉपिकल कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि हवाएं वेस्ट से ईस्ट बह रही हैं ऊपर भी। और जो नॉर्थ में होता है कुछ 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश दोनों पर पाया जाता है, इन्हें कहा जाता है पोलर जेट स्ट्रीम। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम होती हैं, एक पोलर जेट स्ट्रीम और एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये 2, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसका इंडिया में इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, अगर हम लोग बात करें कि तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, अगले मैप में हम समझ पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो इंडिया को ऊपर से होकर जाता है। तो समर के टाइम में क्या होता है, समर के टाइम में ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये क्रॉस कर जाता है तिब्बतन प्लेट्यू को पूरा क्रॉस कर जाता है और इंडिया के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। जब इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है तो साउथ वेस्ट से आने वाली ITC जेट यहाँ पर एग्जिस्ट है, यहाँ पर ITC जेट आ चुका है पिछली थ्योरी के हिसाब से। तो पिछली सभी थ्योरी इसमें बिल्टअप होते जाएंगी। तो पिछली थ्योरी के ITC जेट जब यहाँ आ जाता है तो हवाएं आसानी से क्या होता है गंगटिक प्लेन तक आ जाती हैं और थार का डेजर्ट है, इसकी हीटिंग होती है। एक तो ITC जेट द्वारा बनाया गया लो प्रेशर प्लस थार की हीटिंग का बनाया गया लो प्रेशर, तो एक मानसून ट्रफ यहाँ पर डेवलप हो जाता है। और मानसून ट्रफ डेवलप हो जाता है तो इस बहुत तेज़ी से आने वाली साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आती हैं और इस प्रकार से ये आती हुई विंड्स जो हैं अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं और बरसात कराती हैं। इसके विपरीत दिशा में अगर देखें तो क्या होता है कि इसके विपरीत में ठंडी के टाइम में क्या होता है कि ये ITC जो वेस्टर्ली जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है वो क्या होता है कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर स्पेशली गंगा के मैदान के ऊपर आ जाता है। गंगा के मैदान के ऊपर आकर हाई प्रेशर बनाता है, मतलब हवाएं नीचे उतारता है। ये ऊपर जेट स्ट्रीम जा रही हैं, जेट स्ट्रीम से नीचे हवाएं उतरती हैं। जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो यहाँ से हवाएं फिर चारों तरफ फैलती हैं और इस प्रकार से इस केस में क्या दिखाई देता है कि जो हवाएं हैं वो लैंड से ओशन की तरफ बह रही हैं और नॉर्थ ईस्ट मानसून डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से शिफ्टिंग अभी ये देखा जाता है कि अगर ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ठंडी के बाद गर्मी में शिफ्ट नहीं हो रहा है, अभी धीरे धीरे ये देखने को आ रहा है कि ठंडी तो ख़त्म हो जाती है मार्च उस तक, फरवरी मार्च तक, लेकिन जेट स्ट्रीम कुछ मई जून तक प्रिवेल करता है। जब तक जेट स्ट्रीम तिब्बतन प्लेट्यू के नॉर्थ में नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर उच्च वायुदाब बना रहेगा। उच्च वायुदाब बनाने के कारण क्या होता है कि वर्षण नहीं होता है और उससे क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट से आने वाली
हवाएं हैं मानसून की, वो हवाएं मानसून की नहीं आ पाती हैं, इसलिए वर्षा नहीं हो पाता है। तो ये जेट स्ट्रीम का प्रभाव था। जब अगर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब तक गंगा के मैदान पर रहेगा तब तक मानसून या तो डिलेड हो जाएगा या वीक मानसून होगा। जैसे ही वो शिफ्ट होता है वैसे ही एक मानसून ट्रफ डेवलप हो जाता है और बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इम्पैक्ट था किसका, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मानसून पे। आगे कुछ वैज्ञानिक ने इंक्लूड किया तिब्बत प्लेट्यू भी इंडियन मानसून सिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है। कैसे इम्पैक्ट डालता है, हम लोग तिब्बत प्लेट्यू भी इंडियन मानसून पे इम्पैक्ट डालता है। ये तिब्बत प्लेट्यू, मान लीजिए तिब्बत प्लेट्यू है, इनका ये मानना है तिब्बत प्लेट्यू ये है। तिब्बत प्लेट्यू की हीटिंग जब होती है तो इसकी हीटिंग कारण क्या होता है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, लेकिन हवाओं ऊपर उठने की एक सीमा होती है। जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर की उच्च सीमा को ट्रोपोपास कहा जाता है। तो ये जब तिब्बत प्लेट्यू से हवाएं उठती हैं तो ये ट्रोपोपास तक जाती हैं। ट्रोपोपास पर जाने के बाद से कुछ हवाएं नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं, कुछ हवाएं साउथ की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। तो जो हवाएं साउथ की तरफ डाइवर्ट होती हैं वो आकर अफ्रीका के कोस्ट पे उतरती हैं। तो मीन्स हवाएं मतलब हवाएं चली और वो अफ्रीका कोस्ट पे आकर उतरती हैं। अफ्रीका कोस्ट पे आने से क्या होता है, अफ्रीका पर एक हाई प्रेशर बिल्ट होता है जहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है। जब बहुत स्ट्रांग हीटिंग होगी इसकी और हवाएं काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठेंगी, तो हवाएं काफ़ी तेज़ी से अफ्रीका के कोस्ट पे मैस्क्रीन हाई पर काफ़ी तेज़ी से उतरती हैं। इससे क्या होता है, जो साउथ वेस्ट से आने वाले मानसून होता है बहुत स्पीड होता है। तो ये हीटिंग ऑफ तिब्बत प्लेट्यू से क्या होता है, अपर एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर डेवलप होता है। इससे एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर डेवलप होता है, जिससे और जो ये हवा बन रही है, मीन्स ये जो विंड्स डेवलप हो रही हैं, जो नॉर्थ में जा रही हैं और एक वाली पोर्शन जो बेंड होके अफ्रीका के कोस्ट पे उतर रही है, इस अफ्रीका कोस्ट पे उतरने वाली विंड को या विंड पैटर्न को कहा जाता है कि इनका नाम होता है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। और जब ये मैस्क्रीन हाई पर उतरती हैं तो जो मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून हवाएं आती हैं, उनको काफ़ी स्पीडअप कर देती हैं। इसलिए क्या होता है कि काफ़ी स्ट्रांग और अर्ली मानसून होता है। लेकिन जिस साल क्या होता है कि मानसून तिब्बत प्लेट्यू की हीटिंग नहीं होती है, जिस साल तिब्बत प्लेट्यू की हीटिंग नहीं होती है तो उस साल क्या होता है कि अपर एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर डेवलप नहीं होता है, वीक होता है। और इसलिए साउथ वेस्ट जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनी हुई है, ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये भी वीक होती है। तो मैस्क्रीन हाई भी उस साल वीक होता है। इसलिए मैस्क्रीन हाई से आने वाली जो हवाएं हैं, साउथ वेस्ट मानसून की जो हवाएं हैं, ये हवाएं भी वीक होती हैं और इससे मानसून पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगली थियरी है इल्लिनो की। तो इल्लिनो ये एक वेदर फिनोमेना है और ये वेदर फिनोमेना बहुत लोकल नहीं है इंडियन ओशन का। अगर इंडियन ओशन में होने वाले बहुत सी प्रोसेसेस को कुछ ग्लोबल फिनोमेना से इल्लिनो बोलते हैं, वो इम्पैक्ट डालता है। तो अगर नटसेल में देखें तो इल्लिनो होता क्या है, और इसी डायग्राम से हम लोग पूरा समझ लेंगे कि इल्लिनो कैसा है। इल्लिनो एक वेदर फिनोमेना है। इसमें क्या होता है कि ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है और ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसा देखा जाता है, इन जनरल ऐसा होता है कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कोस्ट है, इन कोस्ट के सहारे ठंडी करंट बहती है, ठंडी जलधारा बहती है। तो ठंडी जलधारा बहती है तो यहाँ पर तापमान कम होता है, यहाँ पर तापमान कम होता है। और क्योंकि हवाएं जो ट्रेड विंड होती हैं इक्वेटर के सहारे, क्या देखने को मिलता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं और यहीं पर इक्वेटोरियल करंट बहती हैं, जो क्या करती हैं कंटिन्यूसली जो गर्म पानी होता है अमेरिका के कोस्ट से वो ऑस्ट्रेलिया कोस्ट की तरफ डिपॉजिट करती जाती हैं। इसलिए ये देखा गया है कि जो ये वाला पोर्शन होता है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया वाला कोस्ट होता है, पोर्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है कि वार्म वाटर पाया जाता है, गर्म ओशियानिक वाटर पाया जाता है, और यहाँ पर कोल्ड ओशियानिक वाटर पाया जाता है, रिलेटिवली कूल ओशियानिक वाटर पाया जाता है। तो यहाँ पर वार्म ओशियानिक वाटर होता है तो ये धीरे धीरे ऊपर हवाएं ऊपर मीन्स उनका संघनन होता है, वाष्पीकरण होता है। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, इनके कोस्ट पर अच्छी खासी बारिश होती है। और हमेशा क्या होता है, क्योंकि इनका
कोस्ट ठंडा बना रहता है, इसलिए इवोपोरेशन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, अटाकामा का डेजर्ट या कैलिफोर्निया का डेजर्ट, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कोस्टल एरियाज में डेजर्ट पाए जाते हैं। तो ये है एक नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन ये देखा जाता है कि 5 से 7 साल के विदिन क्या होता है कि ये पूरा का पूरा सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि जो पेरू का कोस्ट है, मीन्स साउथ अमेरिका का जो कोस्ट एरिया है, यहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है। टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया कोस्ट टेम्परेचर का होता है तो यहाँ पर गर्म पानी हो जाता है, यहाँ का वाटर जो होता है ओशियानिक वाटर, वो गर्म हो जाता है। जब वो ज़्यादा हीटअप होता है तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर रैनफॉल होती है। तो ये देखा जाता है कि 5 से 7 साल के इंटरवल पे क्या होता है कि जो अमेरिका का कोस्ट है, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। और इस केस में क्या होता है, जो हवाएं ईस्ट से वेस्ट चला करती थी, अब वो हवाएं वेस्ट से ईस्ट चलने लगती हैं। इसलिए इन जगहों पर क्या होता है, इन जगहों पर उच्च वायुदाब डेवलप हो जाता है और यहाँ पर हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, इसलिए वर्षण नहीं होता है। और जब वर्षण नहीं होता है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और एशिया वाले कंट्रीज़ में सूखा देखने को मिलता है। तो ये था इल्लिनो। अब समझते हैं इल्लिनो का मानसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम बात करें इल्लिनो का मानसून पे इम्पैक्ट की, तो ऐसा देख सकते हैं कि ये एरिया जो है मैस्क्रीन हाई वाला एरिया है, जहाँ पर जब हम लोग पिछले देखे कि जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम थी यहीं पर आकर उतरती है और यहाँ दबाव डालती है, तो काफ़ी तेज़ी से मानसून विंड चलती हैं। होता ऐसा है कि जिस साल इल्लिनो होता है, इल्लिनो मतलब क्या होगा कि इल्लिनो के केस में ये होता है कि जिस साल इल्लिनो होगा तो उस केस में क्या होता है कि हवाएं यहाँ पर इस कोस्ट पे हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ पर हवाएं नीचे उतरती हैं। जो मैस्क्रीन हाई है, मैस्क्रीन हाई में जब हवाएं यहाँ से नीचे उतरती हैं तो मैस्क्रीन हाई पे भी निम्न वायुदाब डेवलप हो जाता है। इसलिए जो उसका उच्च वायुदाब था, जितना उच्च वायुदाब होगा उतना स्ट्रांग साउथ वेस्ट मानसून होगा। लेकिन चूँकि गर्मी होने का, चूँकि इसके इल्लिनो केस में क्या होता है कि पैसिफिक कोस्ट हीटअप हो जाता है, पैसिफिक कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा हीट कंटेंट डेवलप हो जाता है। उसकी तुलना में जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया कोस्ट होता है वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो रिलेटिवली ठंडा होता है। इसके तुलना में उसका प्रभाव मैस्क्रीन हाई पे देखने को मिलता है। तो मैस्क्रीन हाई वीक हो जाता है। जब मैस्क्रीन हाई वीक हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि मैस्क्रीन हाई से आने वाली साउथ वेस्ट मानसून विंड जो होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं और उससे क्या होता है कि इंडिया में ओवरऑल मानसून वीक पड़ जाता है। और इसके उल्टा अगर लानीना होता है, लानीना क्या होता है, एक अच्छा फेज कहा जाता है स्पेशली इंडियन मानसून के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि जो नॉर्मल पैटर्न होता है कि अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट ठंडा होगा और ऑस्ट्रेलिया और एशिया कोस्ट गर्म होगा। ये जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया कोस्ट जो गर्म होता है ये तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बनने वाली जो हवाएं ऊपर उठने वाली हैं बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और वो फिर नीचे उतरती हैं, मैस्क्रीन हाई को और स्ट्रांग बनाती हैं। जब मैस्क्रीन हाई को और स्ट्रांग बनाती हैं तो फिर क्या होता है कि उस साल मानसून और अच्छा होता है। तो इस सिंपल रूप से लानीना फेज में क्या होता है, लानीना के फेज में मानसून अच्छा होता है और इलिनो के फेज में मानसून वीक होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ थेरीज हैं जो ये बताती हैं कि कैसे मानसून एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। और मानसून की कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज़ में लाई करती है कि पहली चीज़ तो मानसून एक सिंपल से ट्रॉपिकल फिनोमेना है नहीं। यहाँ पर रात में मानसून पर बहुत से टेम्परेट इम्पैक्ट होते हैं। टेम्परेट इम्पैक्ट के फॉर्म में क्या दे सकते हैं, टेम्परेट इम्पैक्ट फॉर्म में जैसे कि साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, वो डेवलप तो होती है टेम्परेट एरियाज़ में, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है मानसून पे दिखाई देने लगता है। इसके अलावा बहुत से ओशियानिक सिस्टम लाइक इल्लिनो क्या है, इल्लिनो है एक ओशियानिक इम्पैक्ट है कि पेरू के कोस्ट की हीटिंग हो रही है और कूलिंग हो रही है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या होता है कि इतना बड़ा इंडियन ओशन है कि और उस पर जो ITC जेट शिफ्ट होता है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये देख सकते हैं कि मानसून एक अनप्रिडिक्टेबल विद्युत सिस्टम है, इसलिए मानसून को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हम इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो जो डेटा है जैसे लॉन्ग एवरेज टाइम रीडिंग है उसकी, लगभग 100 साल का डेटा कलेक्ट किया है। इतने साल के डेटा का कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन और काफ़ी एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ के बाद भी
जनरली आईएमडी के जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। कई बार आईएमडी ये प्रिडिक्ट करता है कि इस साल मानसून अब नॉर्मल होगा और अब नॉर्मल होगा या मोर देन एवरेज होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि उस साल ऐसा देखने को मिलता है कि मानसून डिफिसिट हो जाता है और बरसात कम होती है। तो इस प्रकार से हम आईएमडी और भी कंप्यूटर बेस्ड क्लाइमेट मॉडलिंग पे काम कर रहा है ताकि इसकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है मानसून को, उसको रिड्यूस किया जा सके और अच्छा प्रिडिक्टेबल सिस्टम बना। तो मानसून ओवरऑल यही होता है। मानसून पहले कंसेप्ट ये था कि हमने देखा कि थर्मल कंसेप्ट था, जहाँ ये मानना था कि मानसून जस्ट एक सी ब्रीज है, क्योंकि गर्मी के टाइम में ये देखने को मिलता है कि इंडिया का लैंड पोर्शन ज़्यादा गर्म हो जाता है और ओशन ठंडा रहता है, तो ठंडे जगहों से उच्च वायुदाब डेवलप हो जाता है और इंडिया के ऊपर निम्न वायुदाब डेवलप हो जाता है, तो हवाएं समुद्र से लैंड की तरफ बहती हैं, इसलिए लैंड ब्रिज कहा गया। फिर हमने देखा कि कैसे इंट्रोड्यूस किया फॉन ने आईटीसीजेड के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और आईटीसीजेड शिफ्ट होता रहता है। जब इंडिया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाता है, जब भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर आ जाता है, तो इंडिया के ऊपर एक लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जैसे साउथ वेस्ट से आने वाली विंडें काफ़ी तेज़ी से आती हैं और भारत में वर्षण कराती हैं। और फिर हमने देखा कैसे कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट होता है। फिर ये देखा कि तिब्बत का प्लेट्यू का इम्पैक्ट और लीनो का इम्पैक्ट। तो ये सब कॉम्प्लेक्स वेदर फिनोमेना, ये सब चीज़ और कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस कर देती हैं और इस प्रकार से मानसून एक कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम बन जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग कुछ नए टॉपिक्स कवर करेंगे। धन्यवाद।